अब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है भाई। अब जो है सवाल खत्म करो। अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हो क्यों रहा है? ये सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोग मेरा दिमाग खा गए कि सर मैंने इसमें ये सवाल है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें लिखी है, मेरे मार्क्स कितने आएंगे। मैं एग्जामिनर हूँ भाई, या मैं कोई नजूम ही हूँ कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ जाएंगे मैं बता दूंगा। ऊपर से एक वैलिड रीज़न है कि आप लोग एक महीना शॉर्ट हो अगली अटेम्प्ट में। अगर आज मैं ये पेपर जॉट डाउन कर लेता हूँ, इस पेपर के ऊपर मैं सॉल्यूशन करता हूँ, तो ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपनी अगली अटेम्प्ट को प्लान कर लोगे, क्योंकि अगली अटेम्प्ट जो है वो ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज अर्लियर आपके पेपर होंगे। इस वजह से आज का सेशन इम्पोर्टेंट है, और आज का सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम लोगों ने मेरा सर खा लिया था। ठीक है। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि मैं पेपर के बाद पेपर का सॉल्यूशन करूँ, वो भी रिजल्ट आने से पहले। लेकिन मसला है रिजल्ट में 1.5 महीने। और एक और रिस्क भी है कि अगर अगर मैं कोई एक ऐसी चीज़ बता दूँ, कोई मैं सॉल्यूशन कर दूँ जो कि जब पेपर का सॉल्यूशन आया तो वो गलत हुई, मेरी एग्जामिनर से नहीं मिली, नहीं मैच की, तो तुम लोग मेरी सही की लोगे। तो ये बहुत सारे रिस्क रिस्क हैं जो मैं आज ले रहा हूँ। लेकिन बहरहाल चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज मैंने तुम लोगों को भेज दिए थे। एमसीक्यूज मैंने सर हुदैत बसी ने 2 बार अपलोड किए हैं एमसीक्यूज, क्योंकि वो कुछ मसला हो गया था। फीचर भी गलत हो जाता है कभी कभी। तो सर उदैर वसी ने 2 बार भेजे थे, मैंने दोनों बार उनके भी भेज दिए, मैंने सर जाहिद कभी को भी भेज दिए। अब वो तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोगों ने मैच किए या नहीं किए। मैं अभी जो है ना वो चिलिंग कर रहा हूँ भाई। मैं एक तो मेरा ऑडिट का पेपर जो है ना बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, मैं उसके डिप्रेशन में चल रहा हूँ। उसके बाद आजकल मैं फुल गेमिंग शेमिंग और जो है ना बाहर फुल स्नूकर खेल रहा हूँ। तो मेरा ना पढ़ाई करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, और ये मेरा सेशन लेने का भी दिल नहीं चाहता, बस मजबूरी है भाई। जिशान भाई बोल रहे हैं सर रियली मिस्ड यू। भाई मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया भाई, मेरी जान छोड़ो तुम। मैंने मिस नहीं किया। तो अच्छा जिशान भाई, ये तो बताओ कि अपने मार्क्स कितने आए यार एमसीक्यूज में? कितने मार्क्स आए? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। कंपनी लॉ पोर्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो सेशन है ये सिर्फ कंपनी लॉ पोर्शन के लिए हो रहा है, बिजनेस लॉ पोर्शन के लिए नहीं हो रहा है। बिजनेस लॉ पोर्शन अब कल कर लेंगे, अगर दिल किया तो कल कर लेंगे। सिर्फ कंपनी लॉ पोर्शन है। कंपनी लॉ पोर्शन का बताओ मुझे कि कितने मार्क्स आए तुम्हारे? 7? ठीक है यार, 10 में से 7 बुरे नहीं है। 10 में से 7 बुरे नहीं है, बाकी कितने रह गए? बाकी और कितना बेड़ा पार करना है? 7 और 18 पास करने के लिए। अब वो तुम्हारे ऊपर है ना, तुमने बिजनेस लॉ में क्या पता ज्यादा भंड मार दिए। बिजनेस लॉ का पेपर कैसा था? यार ये पेपर जो है ना कंपनी लॉ का, ये मैंने इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी। ठीक है, बाकी मैं अंदर गहराई के अंदर नहीं गया। तो आज मेरा भी समझो पेपर है, मैं तुम लोगों के साथ ही पेपर पढ़ूंगा। मैंने इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, मैंने इसके सिनेरियोज नहीं पढ़े अंदर से, मुझे गहराई नहीं पता अभी फिलहाल इसकी ना। तो जैब 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 बताओ तुम्हारे कितने मार्क्स हैं एमसीक्यूज में? हमारी इकलौती बहन है भाई कंपनी लॉ के पेपर में। इस सेशन में जो लास्ट सेशन था, इकलौती बहन है हमारी, सारे लड़कों को सीधा करके रखती है। 3 मार्क्स? यार आप एक तो लड़की हो, फिर मैं जो है वो लानत भी नहीं दे सकता, लेकिन लानत बनती है, सीधी सी बात है। क्यों भाई 3 क्यों? 3 क्यों आए? जैब
दिमाग नहीं चल रहा था पेपर में, नींद पूरी नहीं थी। सोकर नहीं गए होगे तुम लोग, बस शहरी के बाद डायरेक्ट पेपर में, जो होगा पेपर में होगा। गलत करते हो यार, अपनी गलती है तुम्हारी। चलो खैर, जो भी हुआ। पहला सवाल करते हैं। इसके अंदर ये पूछ रहा है, अच्छा ये यहाँ पर ये नहीं है कि मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ये मैं तुम लोगों के साथ ही पढ़ रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं दे रहा मैं, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ साथ ही। ठीक है, ऊपर ऊपर से बताऊंगा बस। अब वो तुम देख लेना तुमने कौन से पॉइंट्स मिस कर दिए। ठीक है, या तुम कोई चीज़ तुमने गलत लिख दी, और वो तुम लोग खुद देख लेना। मेरा इसमें जो है वो कोई कसूर नहीं है, मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा। The license of a company formed for not-for-profit objects has been revoked by the SCCP under the Companies Act 2017. Discuss the consequences of revocation and state the procedures required to be followed by the company. अच्छा, लाइसेंस जो है वो रिवोक हो चुका है अब कंपनी। तो हमें जो प्रोसीजर्स लिखने हैं, जो कहानी बतानी है, वो आगे की बतानी है। तो सिंपल है, थ्योरी के कितने, 5+3, थ्योरी के मार्क्स गिन लेते हैं। 8। 8 ये हुए रट्टे के मार्क्स। और 8 और 6, 14, और 3, 17 मार्क्स। 17 मार्क्स का तो सिर्फ रट्टा आया है भाई मेरे। मतलब 50 में से 17 मार्क्स का रट्टा, और उसके बाद एमसीक्यूज अलग, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज। आधा पेपर तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। कंपनी लॉ में मैंने तुम लोगों को बोला था कि पेपर तुम लोगों ने स्टार्ट करना है एंड से। शुरू से कभी भी मत पेपर स्टार्ट करना, एंड से, मतलब एमसीक्यूज करके उसके बाद एंड से पेपर स्टार्ट करना, क्योंकि एंड में जो सवाल होते हैं ना, वो हलवा होता है। वो देख लेंगे कितने हलवा थे। ये देखो, सबसे पहले तो तुम लोगों ने ये सवाल पिक करना था, उसके बाद ये ऊपर के, मतलब शुरू का जो 1 घंटा था ना, या 45 मिनट कर लो, उसमें एमसीक्यूज और ये रट्टे वाले सवाल जो थे ना, जो हो जाने चाहिए। 17 मार्क्स के हैं शायद, 17 मार्क्स के ये, और अपना एमसीक्यूज ही हो जाने चाहिए थे शुरू के घंटे में, या 45 मिनट कर लो। क्योंकि वो जो रीडिंग टाइम होता है उसके अंदर तो हम एमसीक्यूज ही कर लेते हैं। हाँ तो भाई, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस में क्या क्या था कि भाईजान बिजनेस एक्टिविटी शट डाउन कर दो। इमीडिएटली शट डाउन, इमीडिएटली सीजेस टू परफॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद क्या था, डोनेशंस नहीं ले सकते, डोनेशंस नहीं ले सकते, सिवाय, एक्सेप्ट, अपना, एक्सेप्ट क्या था, एक्सेप्शन क्या थी, अमाउंट ड्यू। जो अमाउंट्स ड्यू हैं, जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, सिर्फ हम वो रिसीव करेंगे, डोनेशंस वगैरह कोई भी अमाउंट किसी भी किस्म की हम रिसीव नहीं करेंगे। उसके बाद क्या था कि विद इन 90 डेज, 90 डेज नेट एसिड्स जो थे वो ट्रांसफर होने थे। तो कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, 90 दिन के अंदर अंदर हमें हमारे जो नेट एसिड्स थे वो ट्रांसफर करने थे एक
ऐसी कंपनी में जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो हमारी तरह। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है कंपनी, तो एजुकेशन से रिलेटेड ही कंपनी के अंदर ट्रांसफर हों एसेट्स। उसके बाद क्या था कि मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। मेंबर्स और उनके फैमिली मेंबर्स। मेंबर रिस्ट्रिक्शन थी कितने की, 5 इयर्स की। कि ये जो है, जो प्रीवियस कंपनी है जो वाइंड अप हो रही है, जिसका लाइसेंस रिवोक हो गया है, उस कंपनी के मेंबर्स और उन मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स 5 साल तक दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते जहां एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। फिर 15 डेज जब कॉम्प्लायंस हो जाए तो फिर 15 डेज के अंदर हमें कुछ रजिस्ट्रार को बोलना था। 15 डेज में रजिस्ट्रार को कुछ बताना था, रिपोर्ट करना था। रिपोर्ट करना था। मैं ये क्यों कर रहा हूँ वैसे? मैं सीधा सीधा हम चैप्टर 1 खोलूँ और यहाँ से तुम्हें रीड करा दूँ? ये पागल। कंडीशन है इसके नीचे। इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन। रीजनेबल अमाउंट भी हम रिडीम कर सकते हैं। हाँ, 15 डेज के अंदर रिपोर्ट करना है रजिस्ट्रार को आफ्टर कंप्लायंस विद दिस कंडीशंस। ठीक है। उसके बाद ये 30 दिन, एक्सेप्टेंस के 30 दिन बाद हमें वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना है बस। ठीक है। अब इसमें देख लेना भाई कितने मार्क्स आते हैं। ये हो गया। इसका है बी पार्ट। बी पार्ट तो जिसने नहीं किया ना, जिसने बी पार्ट नहीं किया लानत है उस पर। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है, ये मैं चांद रात को इसका मैं भर भर के मैंने सिनेरियो का इसका बहुत ही कोई मतलब बड़ा सिनेरियो मैंने करवा दिया इसका। फुल फ्लेज क्वेश्चन। फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें जो है वो ये सारा चैप्टर रिवाइज होगा था। इस पर मैं सिनेरियो क्वेश्चन करवा चुका था चांद रात को, आपके पेपर से तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले। आपके पेपर से 10 से 12 घंटे पहले हमने ये सवाल किया था। ठीक है, और अगर ये फिर भी नहीं हुआ ना तो लानत है। कितनों में किया था ये सवाल, सच सच बताना। सच सच बताना कितनों ने किया था। ठीक है, ये चारों ने किया। अल्लाह का शुक्र, यहाँ तुमने मेरी बचा ली। अब इसके अंदर क्या क्या था वो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना ये मैं अपलोड करूंगा लेक्चर। तो ये पीडीएफ मुझे जो है ना मेंटेन करनी है। तो क्या था सवाल भाई? अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी मे बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले तो ठीक है, क्रेडिटर नॉमिनी डायरेक्टर भाई। नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करे? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैं तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना। और क्रेडिटर्स। और और इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स। उसके बाद सीईओ हो सकता है क्या? सीईओ हो सकता है क्या इसके अंदर? क्या सीईओ के लिए ये रिक्वायर्ड है कि वो मेंबर होना चाहिए? सीईओ तो डीएम डायरेक्टर होता है ना, लेकिन क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है?
कि वो मेंबर होना चाहिए। सीईओ किस कैटेगरी में आता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीईओ इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब क्या फायदा पढ़ाने का? अब क्या फायदा बताने का? अब तो तुम लोग करके आ गए जो तुम लोगों को करके आना था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों है भाई? क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉई है ना कंपनी का। कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई है ना भाई। यार करके क्या आए हो पेपर में? ये तो मुझे अपने ऑडिट की अलग टेंशन थी, तो तुम्हारी अलग टेंशन हो गई मुझे। चलो ये तो लिखा, सीईओ नहीं लिखा था, चलो ठीक है भाई। अच्छा ये लिखा था, ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी। ये लिखा था जो मैंने लिखा है अभी। माइक ऑन करो, नहीं भाई माइक ऑन नहीं कर रहा मैं किसी का भी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट में कर चुका हूँ पहले, अब मैं किसी का भी माइक ऑन नहीं करूँगा। अब जिसको मैं बोल रहा हूँ समझ जाए वो खुद ही। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का? हाँ तो हो गए ना 3। हो गए 3। कितना है? अच्छा तुम लोगों में कितने हैं? सीईओ। यार सीईओ जितना मुझे याद पड़ता है ना, तो आईके के पास्ट पेपर में भी नहीं है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और अगर तुम बुक को लेके चल रहे हो तो बुक को लेके चलोगे तो बुक में तो सिर्फ ये एक जगह पे ही लिखे हैं, ये गवर्नमेंट क्रेडिटर और इन्वेस्टर बस। लेकिन इन दो की भी सेंस तो बन रही है ना। सीईओ जरूरी थोड़ी है मेंबर हो, उसको तो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी जो है वो मेंबर होना जरूरी नहीं है। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सबसे पहले तो हम डेटा बैंक से निकालते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा होगा। तो ये फजूल बातें हैं। अब भाई अब पेपर हो गया, पेपर कर लिया। अब इसका जो है ना, इस सेशन का फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा किसको है? जिसका सब सही हो रहा है। नुकसान किसका है? जिसका कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि अभी तुम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गए हो, और अब इसकी टेंशन होगी ना, तो फिर तुम्हारी आखिरी अक्षर में भी बच जाएगी तुम्हारी। अभी तक तो पेपर बिल्कुल आसान है, ये 5 3 8 मार्क्स तो इतने हलवा मार्क्स है ना। 8 मार्क्स तो बहुत हलवा है। अच्छा मुझे तो ये चीज़ें इनिशियली क्लिक कर रही हैं, लेकिन पेपर के माहौल में अलग देखना प्रेशर। तो मुझे देखकर तुम लोग ये मत बोलो कि भाई इनको तो जो है वो जल्दी जल्दी याद आ रहा है वो। पेपर का माहौल अलग होता है, पेपर में जो चीज़ आ रही होती है ना वो भी भूल जाता है। और मैं तो आपके साथ ही पेपर दे रहा हूँ। मुझसे अच्छा कौन बता सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं, सिनेरियो उसको थोड़ा ना बात के लिए रख लेते हैं। पहले ये थ्योरी वाले निपटा लेते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब द मैनर इन विच द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी में बी वेरिड। यार ये 3 मार्क्स का दे दिया इसने। 3 मार्क्स का दे दिया। इसमें सिर्फ ना मैनर बतानी है, इसमें ये नहीं बताना कि वो जो है वो अगर अ, जिनके राइट्स अफेक्ट हुए हैं तो वो दोबारा जो है वो उस रेजोल्यूशन पे उसको चेंज किस तरह कर सकते हैं, उसका नहीं बताना है। इसमें सिर्फ वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट बताना है। सिंपल सिंपल जो ऊपर 3 लाइनें दी ना, 2 लाइनें 3 लाइनें जो भी थी वही बतानी थी, ठीक है। सबसे पहले तो था स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए भाई। स्पेशल रेजोल्यूशन थी, और अगर राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं किसी क्लास के, तो उस क्लास के हमें 3/4 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है।
फोर्थ मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास। आसान था बिल्कुल, 3 मार्क्स, बिल्कुल हलवा। Discuss the restrictions imposed on a subsidiary company in respect of non-cash transactions with a director of its holding company। ये सवाल जो है ना वो मेजॉरिटी बच्चों ने नहीं पिक किया होगा, क्योंकि वो करके ही नहीं गए, इसकी तैयारी नहीं करके गए होंगे। इनमें से किसी को पता ही नहीं होगा ये कौन से चैप्टर में से आया है। कौन से चैप्टर में से आया है भाईजान? भाईजान और हमारी बहन, कौन से चैप्टर में से ये सवाल? बताओ भाई बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं। जैप कह रही हैं ये है इन्वेस्टमेंट्स वाले चैप्टर से। इन्वेस्टमेंट्स वाले चैप्टर से। अच्छा। और कोई अजूबा, अपने ओपिनियंस दें प्लीज। मैं शर्त लगा रहा हूँ ये किसी ने पिक नहीं किया होगा भाई। देखो रट्टा जो, आप भले पूरी बुक चाट के चले जाओ, पूरी बुक आप चाट के चले जाओ, जब एग्जाम में बैठोगे ना, फिर मैं पूछूंगा कुछ याद आता ही नहीं आता। इस इस टॉपिक का तो कोई बच्चा जो है ना वो तैयारी कर कर ही नहीं जाता। रट्टे वाले जो होते हैं ना वो पहले ही साइड हो जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इस बार इसने ये टॉपिक दे दिया है। क्या हुआ था कि मैं ऑलमोस्ट September 24 अटेम्प्ट मैं तब से पढ़ा रहा हूँ बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। तो मैंने लगातार 2 से 3 अटेम्प्ट में ना अपने मॉक में ये सवाल रखा था। मैंने कहा अब तो आएगा, अब तो आएगा साला, अब तो आएगा। अब पिछली 2 3 अटेम्प्ट से रख ही नहीं रहा। मैं जब नहीं रख रहा तो फिर अब ये देखो अभी इसने दे दिया। दुख हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है। तुम लोगों को दे देता मैं ये सवाल मॉक के अंदर। भाई तुम में से किसी से पिक नहीं किया जा रहा, ये जो सवाल है ना ये डायरेक्टर्स में से। डायरेक्टर्स वाला चैप्टर था ना, ये उसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए याद करो हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होता था। मेंबर्स का अप्रूवल जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में हमें मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए था। इसको मैं ना पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे भी कच्चा कच्चा याद है। चैप्टर नंबर 3, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं इस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कैश ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये देखो। Unless prior approval is accorded by a resolution of general meeting of company or its holding company। ये रीड कर लो, ये है सॉल्यूशन भाईजान। ये सॉल्यूशन है, इसको रीड कर लो जब तक मैं कॉल शो कर रहा था। मैं कॉल करके आता हूँ। म्यूट कर रहा हूँ मैं अपना। हो गया भाई रीड, कर लिया रीड, आगे चलें।
आईना दिखा दिया मैंने तुम्हें। ये बंद करो। हो। ये दोनों भी हो गए। अब आ लो इस वाले सवाल पे। ये वाला। भाईजान, भाईजान, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड। सर ये भी चांद रात को किया था, हाँ भाई बिल्कुल किया था, चांद रात को किया था, और चांद रात को मैं चीख चीख के थक गया था कि जो मॉडिफिकेशन के प्रोसीजर्स होंगे, जो मॉडिफिकेशन के प्रोसीजर्स होंगे, वो वही प्रोसीजर्स होंगे जो रजिस्ट्रेशन के थे, ताकि आपको डबल रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, ताकि आपको डबल रट्टा ना लगाना पड़े, बस उसमें ये चेंजिंग करनी थी कि वो पार्टिकुलर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट था ना, तो पार्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन लगा देंगे, बाकी सारा सारा वही था। ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ मॉडिफिकेशन जो है वो हम पार्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन जमा कराएंगे रजिस्ट्रार को, और फिर रजिस्ट्रार पता नहीं स्टैम्प पे पता नहीं क्या क्या। तो ये तो रीड कराने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो हमने चांद रात को कर लिया था। और अगर आपसे मिस हो गया, एक बंदा यहाँ पे मौजूद है जो चांद रात पे नहीं आया था, एक बंदा मौजूद है यहाँ पे, तो मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि, और हमने इस पे किया भी फुल फ्लेज सिनेरियो था। मैं रट्टे वाला सवाल भी नहीं किया था, हमने फुल फ्लेज सिनेरियो किया था। अब मैं सवाल दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत चीजें भी रहती है, अभी आधा भी पेपर नहीं हुआ। ठीक है। ये भी 3 मार्क्स का यार, अभी तक पेपर तो बड़ा जो है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत इजी पेपर है अभी तक तो। जो हमने ऑलमोस्ट कितने 17 मार्क्स के, 17 मार्क्स का जो रट्टा है ना ये, मतलब क्या बोलूंगे, यहाँ पर फैसला हो जाना चाहिए कौन पास है कौन फेल है। अगर इतना बेसिक रट्टा भी नहीं आता ना, जब लास्ट टाइम जब कंपनी लो अलग सब्जेक्ट होता था ना, तब ये जो रट्टा भी पूछता था ना, तो ऐसा पूछता था कि बंदा पिक ही नहीं कर पाए। इसमें सिर्फ एक जो सवाल है ना रट्टे का, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला है, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला सवाल है ये वाला, इसके अलावा बाकी सारे सवाल हलवा है, बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा सवाल है। तो और कुछ, तुम में से कुछ लोग तो उसमें ही भंड मार कर आ गए हो, यहाँ पर पहले सवाल में तुमने इसमें भंड मारा होगा, कुछ तुम पॉइंट्स भूल गए होंगे, फिर इधर तुमने ये तीनों नहीं लिखे होंगे, बस फिर हो गया काम तुम्हारा। यार तुम लोग तो मुझे ही परेशान कर रहे हो कसम से, मेरी नींद हराम हो जाएगी यार, तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा है, इतनी रातों को जाग जाग के मैंने तुम लोगों के लिए लेक्चर्स डिजाइन किए हैं, और तुम लोगों से ये हलवा थ्योरी भी नहीं हुई यार, बड़ी बात है। चलो अब ये सिनेरियो देख लेते हैं, वैसे देखना तो थ्योरी हो गई, तो अब सिनेरियो क्या देंगे, 17 मार्क्स की तो थ्योरी थी आपकी, फिर भी देख लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। अंडर द कंपनी लेटर 2017 डिस्कस द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ एबीएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आउटलाइन द स्टैट्यूटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना, अब जब रिक्वायरमेंट पढ़ ली, तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो दिमाग में आ जानी चाहिए, हमारा माइंड जो है ना, वो प्रोग्राम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी प्रोविजन से, प्रेपरेशन से रिलेटेड, अप्रूवल से रिलेटेड, फिर फाइलिंग से रिलेटेड, वो सारे हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या थ्रेशोल्ड्स थे, क्या लिमिट ऑडिट के लिए क्या थ्रेशोल्ड थे, और क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड एफएस के लिए क्या थे। क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है मोटा मोटा कंसोलिडेटेड, मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है मोटा मोटा ABL had acquired 50,000 shares, हाँ, ठीक है।
सवाल पढ़ते हैं। एक्वा बाइक प्राइवेट लिमिटेड। ओहो। 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 प्राइवेट लिमिटेड भाईजान, अलर्ट हो जाओ। अलर्ट हो जाओ, प्राइवेट कंपनी में। A motorcycle assembling company was incorporated on 1st July 2019 with a paid up capital of 2 million। 2 मिलियन कुछ याद आया? कुछ याद आया? ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी किस कंपनी के ऊपर? जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर है उसको अपना ऑडिट करवाना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आएगा भाई, अप्रूवल प्रिपरेशन अप्रूवल में ये चीज़ भी आएगी। ये इसने फजूल में नहीं बताई हुई। Divided into shareholder, the company currently has 5 directors। प्राइवेट कंपनी में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं? 50 मेंबर्स। फिर 50 मेंबरों ने 5 डायरेक्टर सेलेक्ट किए होंगे। ABL had acquired 50,000 shares of Black Tires प्राइवेट, ये भी प्राइवेट कंपनी है। ये भी प्राइवेट कंपनी है। 1 अप्रैल। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन से ये डायरेक्ट जो है वो 6 साल 7 साल आगे निकल गया। 1 अप्रैल 2025। BTL has paid up capital of 80,000 shares of rupees 10 each। इसका पेड अप कैपिटल निकालो, 80,000 को मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आता है? कितना आता है? कितना आता है? पेड अप कैपिटल कितना आता है? 800,000। ठीक है। 800,000 आ गया पेड अप कैपिटल। तो इसका 2 मिलियन है, इसका 800,000 है। बोथ ABL एंड BTL हैव द सेम फाइनेंशियल ईयर एंड। फाइनेंशियल ईयर एंड भी सेम है, तो दूसरे वाले प्रोविजंस भी नहीं आएंगे। फाइनेंशियल ईयर एंड वाले प्रोविजंस नहीं आएंगे फिर यहाँ। ठीक है। 31 मार्च ईयर एंड है। ऑल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द शेयर ट्रांसफर हैव बीन ड्यूली कंप्लीटेड। अच्छा, ये पैराग्राफ इसने दिया हुआ क्यों है? इसका मकसद क्या है? ताकि आप लोगों को पता चले कि जो ये ब्लैक टायर्स है ये ABL की सब्सिडरी है। और अगर सब्सिडरी हो गई, और कंसोलिडेटेड एफएस के लिए क्या था पेड अप कैपिटल, दोनों का 1 मिलियन होना चाहिए एटलीस्ट, तब जाके कंसोलिडेटेड एफएस बनेगी। ऑडिट के लिए 1 मिलियन का थ्रेशोल्ड था। कंसोलिडेशन के लिए भी 1 मिलियन का थ्रेशोल्ड था। फाइलिंग का फिर बाद में देखते हैं। फाइलिंग का मैं आगे बताता हूँ। आगे का पैराग्राफ पढ़ लें फिर फाइलिंग के ऊपर आते हैं। Let me share transfer had been duly completed at a board meeting held on 2nd March 2026। The directors discussed the finalization of the annual financial statements and resolved to hold the AGM on 29th July 2026। ईयर एंड है हमारा 31 मार्च, और 29 जुलाई को उन्होंने AGM रखी हुई है। स्पेशल बिजनेस कोई भी नहीं है, वो भी ट्रांजेक्टेड एट द AGM। तो स्पेशल बिजनेस कोई भी नहीं है, वरना पार्टिकुलर्स जो होते हैं स्पेशल बिजनेस के, वो नोटिस के साथ जाते हैं। 5 मार्क्स का है यार वैसे। ये सवाल 10 मार्क्स का तो होना चाहिए था। खैर चलो देखते हैं, इसकी गहराई में चलते हैं। पहले डेज गिन लेते हैं। डेज 120 बन रहे थे। 2 मार्च, हेल्ड ऑन 2 मार्च, 29 जुलाई को। 31 मार्च से मार्च अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, और जुलाई के विद इन 120 डेज है ना ये GM। विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो ये 29 जुलाई भी काउंट। जून के 29 ये कितने होते हैं भाईजान?
29 और 30, 160, 60 एंड 30, 90, 90 एंड 30, 120, 120 पूरे बैठ रहे हैं, पूरे बैठ रहे हैं, पूरे पूरे बैठ रहे हैं 120। बड़ी लेट कर रहे हैं जी। आखिरी डेट पे जिम पर अंडर द कंपनी डेट 2017 दिस इज द गवर्नमेंट रेडी ऑफ प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ एफएस। तो भाईजान इसके अंदर सबसे पहले तो पॉइंट्स पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है कि एबीएल को प्रेपरेशन से प्रेपरेशन का भी बताना है ना। कंसोलिडेटेड एफएस बनाने हैं। क्यों क्योंकि पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर है। कंसोलिडेटेड एफएस बनाने हैं। कंसोलिडेटेड एफएस बनाने हैं। ये मैं शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं बना रहा, मैंने पहले ही बताया था, इससे तुम लोग टिक कर लेना। ये किस किसने लिखा था कंसोलिडेटेड एफएस बनाने। ये प्रिपरेशन के पॉइंट्स हैं। अप्रूवल पे बाद में आते हैं और फाइलिंग पे फिर उसके बाद में आते हैं। कंसोलिडेटेड एफएस बनाने हैं। ठीक है। और कंसोलिडेटेड एफएस जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे, नोटिस के अंदर जाएंगे। ठीक है। ग्रुप एफएस नोटिस के साथ जाएंगे। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे एबीएल की एज ए सिंगल एंटिटी अलग भेजेंगे, एज ए ग्रुप एंटिटी अलग भेजेंगे। उसके बाद ऑडिट रिक्वायरमेंट्स है। ऑडिट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स क्यों? ऑडिट रिक्वायरमेंट क्यों है मेरे भाई? ये पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ऊपर है। ठीक है। ऑडिट भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, और होल्डिंग का ऑडिटर। होल्डिंग का ऑडिटर ये लैग आ रहा है। जो होल्डिंग का ऑडिटर है वो कंसोलिडेटेड एफएस भी वही ऑडिट करेगा। ठीक है। कंसोलिडेटेड एफएस भी होल्डिंग का ऑडिटर देखेगा। तीसरा पॉइंट वो अप्रूवल पे आ जाते हैं। अप्रूवल अप्रूवल कौन करेगा? वन डायरेक्टर और सीईओ। ठीक है। और अगर सीईओ ना हो तो 2 डायरेक्टर्स। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सीएफओ भी साइन करेगा, लेकिन ये लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। इस वजह से मैं जोर दे रहा था प्राइवेट लिमिटेड। कौन कौन है जो वो भी ये भी लिख कर आ गया। अब जो रट्टे वाला होगा ना, जो रट्टे वाला बच्चा होगा वो आगे ये भी लिख कर लाएगा भाई, एंड सीएफओ इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अबे लिस्टेड कंपनी है ही नहीं तो तुम वहां क्यों लेके जा रहे हो? तो तुम में से जो रट्टू होते थे ना, वो जरूर लिख के आएंगे, मुझे पता है तुम लोग लिख के आए होगे। भाई मैंने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, सीलॉग भी अच्छी खासी। ठीक है। बताऊंगा नहीं मैंने कितनी अटेम्प्ट्स दी है, लेकिन दिए हैं पता। तो मुझे पता है तुम लोग रट्टे वाले होते हैं ना बच्चे, सीलॉग वो यही लिख कर आओ। और तुम सारे रट्टे वाले हो। शर्त लगा रहा हूँ मैं, तुम सारे रट्टे वाले हो। क्योंकि हमें चाहिए इजी वे आउट।
और मैं इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि तुम लोगों का FAR 2 था साथ में। तुम लोगों का ये पेपर तो था ही, और तुम लोगों का FAR 2 था साथ में। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ FAR 2 जो है वो बहुत मतलब कयामत तक भी अगर वक्त मिले तो ख़त्म नहीं होता। तो मैं समझ गया था तुम लोग इजी वे आउट की तरफ जाओगे, रट्टे की तरफ चलोगे। वो अलग बात है, मैंने तुम लोगों की प्रैक्टिस करवा दी, वो अलग बात है। इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता भाई, जितना मत्था मारी की है ना मैंने। मैं इस चक्कर में सवाल भी भूल गया। वहाँ 2 डायरेक्टर्स, ठीक है। ये तो अप्रूवल का हो गया, अब हो गया फाइलिंग का। इसमें तुम लोग क्या लिख कर आए हो यार? अब मुझे ना कोई चीज़ याद आ गई है फाइलिंग में, अच्छा हुआ मुझे याद आ गई। फाइलिंग में मुझे जो है ना 2 चीज़ें याद आई है फाइलिंग। यहाँ रट्टे वाले जो बच्चे थे ना, एग्जामिनर ने उनको गले से पकड़ लिया, गले से। मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सवाल इतना गहरा होगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सवाल 5 मार्क्स का क्यों है। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि ये सवाल 5 मार्क्स का क्यों है। क्योंकि ये सवाल है ही छोटा। अगर ये सिर्फ ये प्राइवेट को हटा के लिस्टेड कर देता, और इसका जो पेड अप कैपिटल है वो थोड़ा सा बढ़ा देता, 10 मिलियन से ऊपर कर देता, तो ये सवाल 15 मार्क्स का हो जाता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 15 मार्क्स का सवाल होता सिर्फ अगर ये लिस्टेड कर देता और पेड अप कैपिटल बढ़ा देता। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल भी कितना सा है। बिल्कुल। कसम से जानी तेरी कसम यार, पहली बार देख रहा हूँ सवाल। यार मुझे चीजें क्लिक हो रही हैं, मैं एग्जाम में थोड़ी बैठा हुआ हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं एग्जाम में नहीं बैठा हुआ। एग्जाम में जब मैं बैठूंगा तो मुझे ये चीजें ऐसे थोड़ी क्लिक होंगी। एग्जाम में तो फटी हुई होती है इंसान की। तुम लोग इस चीज को नहीं देखोगे भाई, मुझे जो है वो क्लिक हो रही हैं जल्दी चीजें। मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ सवाल को, लेकिन मुझे चीजें क्लिक इसलिए हो रही हैं, मैं एग्जाम में नहीं बैठा। आप लोगों को भी अभी क्लिक हो रही होंगी चीजें। मैंने फाइलिंग फाइलिंग दो दो किस्म की होती थी। 2 बार फाइलिंग करनी होती, एक बिफोर एजीएम थी, एक आफ्टर एजीएम थी। फाइलिंग थी बिफोर एजीएम, और एक थी आफ्टर एजीएम। ठीक है। बिफोर एजीएम किसके लिए थी? बिफोर एजीएम के आगे ब्रैकेट में आपकी बुक में लिखा हुआ है ओनली लिस्टेड। जी मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, अभी फायदा नहीं है करवाने का, लेकिन चलो। ओनली लिस्टेड कंपनीज, ओनली लिस्टेड एंटिटीज लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, बिफोर एजीएम के आगे। तुम लोगों में से कितनों ने सर आसिफ की बुक इस्तेमाल की? अगर सर आसिफ की बुक इस्तेमाल की है ना, तो उसमें भी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओनली लिस्टेड, फॉर ओनली लिस्टेड कंपनी बिफोर एजीएम। आफ्टर एजीएम इनके लिए दी। बिफोर एजीएम किसको सबमिट कराने थे? कमीशन को। आफ्टर एजीएम सबमिट कराने थे रजिस्ट्रार को, बिफोर एजीएम। लेकिन ये तो लिस्टेड कंपनी को कराने थे बिफोर एजीएम, हमारी तो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है। तो ये क्लॉज तो सीधा सीधा हट गया ना। ये क्लॉज तो सीधा सीधा हट गया। इसके प्रोसीजर्स तो आएंगे ही नहीं। आफ्टर एजीएम के लिए एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन थी। याद करो बेटा, याद करो। वही यार, चलो जो भी है। मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ मुझे पता है। एक्सेप्शन थी। क्या एक्सेप्शन थी बच्चा? के
एक्सेप्शन थी कौन सी? कौन सी, जल्दी बताओ कौन सी। दिल धक धक हो रहा होगा तुम लोगों का। कंपनी इज हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 10 million rupees। तो उसका क्या मतलब हुआ? भाई साहब एग्जेम्प्ट हो गई, एबीएल इन दोनों क्लॉज से एग्जेम्प्ट हो गई। तो अब ये मुझे बताना है उसको, एग्जामिनर को, कि भाई एग्जाम्प्ट है, फाइलिंग एग्जाम्प्ट है, स्टैट्यूटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स एग्जाम्प्ट है इसको, एबीएल को। आप लोगों ने इसमें से कितना ठीक किया? भाई साहब, तो मैं समराइज कर दूं, तो मैं ये समझूं कि आप सबके 4 में से 3 पॉइंट सही हैं। मतलब आप ये वाला जो पॉइंट है वो मिस करके आ गए, कि एग्जाम्प्ट है, एबीएल एग्जाम्प्ट है एफएस फाइल करने से। अच्छा, तो अगर तुम लोग ये मिस करके आए हो, तो ऐसा मुझे लगता है कि तुम लोग ना बिफोर एग्जाम आफ्टर एग्जाम दोनों का तुम लोग प्रोसीजर्स लिख के आ गए, रिक्वायरमेंट्स लिख के आ गए। हालांकि एग्जाम थे लेकिन तुम लिख के आ गए। ठीक है। आरिस भाई कह रहे हैं कि ऑडिट वाला पॉइंट नहीं लिखा, और ये नहीं लिखा कि कंसोलिडेटेड एफएस। हाँ तो कोई मसला नहीं भाई, अब तो हो गया, अब क्या, अब अफसोस करके क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन में ना ये नहीं होगा, ये कंसोलिडेटेड वाला। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा कि उसने क्या पूछा है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है एग्जामिनर ने भी समझा होगा कि फाइलिंग होगी, हालांकि एग्जाम है। खैर, मेरे कहने से क्या होता है। यार ये कौन आया, अभी कौन आया ये? इस बंदे का मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बंदा पूछ रहा है, ये बंदा मुझसे पूछ रहा है, फिर तुम लोग बताओ सर करना क्या है। ये बंदा मुझसे पूछ रहा है कि सर उदय वसी के सवाल, एमसीक्यूज, तो आप अपने दे दो। अबे भाई मैं अपने क्यों दूं? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मुझसे क्रेडिबल टीचर सर जायद कबीर, सर उबैद वसी, जिनके मल्टीपल मेरिट्स हैं भाई इस सब्जेक्ट में, जब वो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? मैं किस खाते में आऊंगा? मैं किस खाते में इतनी मेहनत करूं, तुम लोगों को अपने अपने वाटर मार्क लगाऊं भाई, बाय सर गुलाम हुसैन और ये वो। तो भाईजान, रिस्पेक्ट करो टीचर्स की, ठीक है। मैं भी किसी और टीचर से पढ़ता था, मैं मैथ सर, मैंने भी सर उदय उसी से मैच किए थे लास्ट टाइम, जब मैंने सिलोन दिया था तब। उस लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए पेपर में, तुझे चुल्लू मच रही है कि तू जो है वो एमसीक्यूज एमसीक्यूज। अबे भाई बस कर दे एमसीक्यूज यार, तुझे मैं सवालों का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, चुप करके सॉल्यूशन देख ले।
नहीं, एमसीक्यूज के अंदर घुसना है तुझे, किसी की तैसी यार। मूव ऑन करते हैं, हाँ भाई। तो फाइलिंग मिस कर दिया हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये 80% जो है ना एग्जामिनर पेपर बनाता है कि बच्चा कर ले, 20% में वो खेलता है। इस बार इसने खैर पूरे में ही खेला, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपके साथ खेल लिया, ठीक है। एग्जामिनर ने आपकी ले ली, आसान अल्फाज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फिर बोल दूं भाई, मैं पिक कर रहा हूँ ये सवाल। मैं टीचर हूँ, टीचर की मेंटेलिटी अलग होती है। मुझसे हो सकता है ये सवाल पिक जल्दी हो रहा है, मैं एग्जाम में नहीं बैठा हुआ हूँ। देखो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन वाला मुझे याद नहीं था ना, मुझे सिर्फ ये पता था कि वो किस चैप्टर में पढ़ा हुआ। मुझे वो याद नहीं था, तो मैंने आपको रीड करवाया वो, ठीक है। तो अगर मैं भी एग्जाम में जाता तो मैं ये नॉन कैश वाला तो सीधा सीधा मैं छोड़ के आता, क्योंकि मुझे ही याद नहीं था। तो मैंने आपको रीड करवाया, वो मुझे खुद भी याद नहीं था, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ के ऊपर टेंशन नहीं लो, पता नहीं कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा यार ये। और assume that at the same board meeting discussed in part A above, the chairman, AAC का भी part है, the chairman informed the board that he will be unable to attend the AGM due to a number of reasons. Shoaib Lee, a director, proposed that the AGM be rescheduled 13 August 2026. However, when the director Zafar Ahmed suggested that the matters be approved through circulation instead of rescheduling the AGM. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! यार ये सवाल इसने कैसा बनाया है, कसम से क्या तो बनाया है एग्जाम। मैं फैन हो गया यार एग्जामिनर का, बता के कैसे। Under the company that 2020 as per the standards that must be complied with for holding the AGM at an extended date and evaluate the suggestion made by Zafar भाई। सबसे पहले तो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बी पार्ट, एक्सटेंशन, सबसे पहले एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लिस्टेड कंपनी को देती है कंपनी, 30 दिन की होती है मेरे ख्याल से, है ना। याद आया, याद आया। अब क्यों याद आ रहा है, अब तो हो गया पेपर। और अदर कंपनीज को कौन देती है, कौन देता है, सॉरी। आजकल जेंडर भी इतने आ गए कसम से यार, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, हमारा क्या होगा आगे जाकर। अदर कंपनीज रजिस्ट्रार, तो 30 दिन तक की हम ले सकते हैं एक्सटेंशन। मैं सही कह रहा हूँ, 30 दिन की, ये चेक किया तुम लोगों ने, ये सवाल तो तुम लोगों ने किया होगा, आप कुछ भी कर लो। एक्सटेंशन का तो तुम लोगों ने बता दिया होगा। अच्छा, 120 दिन तो पहले ही पूरे हो गए थे, ठीक है। 30 दिन की एक्सटेंशन और हो सकती है। तो लास्ट सवाल में देखें जरा, हम कब कर रहे थे, 29 जुलाई को, तो 29 अगस्त पे एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 13 अगस्त को हो रही है एजीएम, ठीक है। रजिस्ट्रार से एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद है मैटर्स जो अप्रूव थ्रू सर्कुलेशन इंस्टेड ऑफ रिस्केड्यूलिंग द एजीएम। जहाँ पर थोड़ा सा आप लोग फंसे होगे, यहाँ पर फंसे होगे, ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन है, हाँ रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन तो है। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन तो है, लेकिन ये कौन सा, ये बोर्ड रेजोल्यूशन है या वो वाला रेजोल्यूशन है, मेंबर्स रेजोल्यूशन है। ये मेंबर्स का रेजोल्यूशन है। और रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन
एक अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिनके मेंबर्स अप टू 50 मेंबर्स के लिए था, कर सकते हैं। अप टू 50 मेंबर्स के लिए था कि वो कर सकते हैं, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकते हैं। लेकिन लेकिन वो किसके लिए था? वो किसके लिए था मेरे भाईजान? ओनली और सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लिए था। और यहाँ पर स्पेशल बिजनेस तो कोई है ही नहीं, हमें पहले बता दिया सवाल में उसने। अब समझ आया ये इसने स्पेशल बिजनेस क्यों लिखा था। मैं खुद सोच रहा था इसने स्पेशल बिजनेस लिखा ही क्यों है। नो स्पेशल बिजनेस वुड बी ट्रांजैक्टेड एट द एजीएम, ये मैं सोच रहा था मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है। स्पेशल बिजनेस वुड बी ट्रांजैक्टेड एट द एजीएम। तो भाई रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन मेंबर्स तभी कर सकते हैं सबसे पहले तो, अनलिस्टेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो जिसके मेंबर्स 50 से कम हो, वो कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पेशल बिजनेस के लिए। और अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्पेशल बिजनेस है ऑर्डिनरी बिजनेस है? बताओ। स्पेशल बिजनेस है या ऑर्डिनरी बिजनेस है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो भाई जफर भाई जो है ना, जफर भाई को जो है वो किस तो का सलाम देना है हमें, क्योंकि जफर भाई गलत कह रहे हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है वो इसमें रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन से हो ही नहीं सकता अप्रूव। सिर्फ स्पेशल बिजनेस के लिए होता है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। ये किस किसने सही किया? कितने मार्क्स आए? फुल। तो दो, दो, ढाई। अब ढाई किस सेंस में भाई, ढाई कैसे आएंगे तेरे? ढाई नंबर भी आते हैं क्या? ले एक और आ गया, 1.25। अबे भाई साहब। चले नेक्स्ट सवाल पे चले। ब्रेक चाहिए, ब्रेक? ब्रेक चाहिए? आ जाओ ले लो मुझसे ब्रेक। है ना? चलो यार, रहम रहम कर रहा हूँ, मैं रहम खा रहा हूँ तुम लोगों को। रहम मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब नीचे किया और मैंने सवाल लेके ना मेरी खुद फट गई। तो अब मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट का ब्रेक, टांगे वांगे सीधी कर लो, बस रिकॉर्डिंग में पॉज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Under the Companies Act 2017, advise on the steps required to be taken by YTL in order to engage in the proposed business। तो बिजनेस क्लॉज की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट पढ़ने से तो यही पता लग रहा है। खैर हाइलाइटर उठा लेते हैं। येलो टेलीकॉम लिमिटेड इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी with a built-up share capital of rupees 30 million, has 10 members, each holding 10% voting power. The board of directors is of the view that in light of the strong prospects for revenue growth, YTL should diversify into media and broadcasting services। अभी तो सिर्फ डाइवर्सिफाई करने की बात हो रही है कि मतलब अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में हो तो आप मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी आ जाओ। एंड अच्छा, डिसकंटिन्यू इट्स एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस। भाई टेलीकॉम बिजनेस से डिसकंटिन्यू, टेलीकॉम बिजनेस का भी जय वारंट
टेलीनॉर ये टेलीकॉम बिजनेस के अंदर है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर है, पीटीसीएल टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है। आपकी जो इंटरनेट से रिलेटेड और ये सिम सिम से रिलेटेड लाइन ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं हमारी कम्युनिकेशन लाइंस उनसे रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं वो टेलीकॉम सेक्टर में होते हैं। The new line of business requires up to obtaining a specific license from the Pakistan Electronic Media and Regulatory Authority, PEMRA। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड। मुझे कुछ याद आ रहा है इससे रिलेटेड, चलो करते हैं कुछ ना कुछ इसका। सबसे पहले तो कौन कौन इसके अंदर ये वाले प्रोसीजर लिख के आया है। चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, कौन कौन इसमें ये वाले प्रोसीजर्स लिख के आया है। उफ, तो मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है तुम लोगों के साथ साथ। कौन कौन इसमें ये वाले प्रोसीजर्स लिख के आया है। अगर आप में से कोई इसके प्रोसीजर्स लिख कर आया है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आप गलत लिख कर आए हो। ये याद करो कि अगर लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है एंड सब्जेक्ट टू लाइसेंस है, लाइसेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ वहां पर, हुआ सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, रेगुलेटरी अप्रूवल, देन जो प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसीजर्स, ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही कि एग्जामिनर ने फाइनली ये पूछी। मुझे एग्जामिनर को गुस्सा आ रहा है, भाई तूने ये क्यों पूछे, जब तूने इतने सालों में ये चीज नहीं पूछी तो फिर अभी पूछने की क्या तुम बनती है। मतलब अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो मैं एग्जामिनर से थोड़ा सा नाराज था। भाई रोजा है यार बच्चों का, मतलब उफ, मतलब ऊपर ऊपर से पेपर आसान लग रहा था, मतलब थ्योरी के तो चलो 17 मार्क्स, तीन उसके बाद 14 मार्क्स थ्योरी के सीधे सीधे थे। बाकी जो इसने सिनेरियो के अंदर जो गहराई पूछी है, इतने गहरे सिनेरियोस, ये बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही ना, ये मुझे तुम लोग को पढ़ाना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, कौन से चैप्टर नंबर 1 2, नंबर अंडरमेंट आर्टिकल्स में। अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कर रहे हैं यार। ये था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये हो गया। अच्छा ये देखो, यहाँ नोट लिखा हुआ, फॉर अडॉप्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिशन और अप्रूवल अंडर एनी लॉ, कंपनी वुड फॉलो द प्रोसेस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा है, देखूंगा रजिस्टर्ड ऑफिस का। ठीक है brother। तो अबे यार, ये क्या, ये यहाँ पर तो सर आसिफ की अगर बुक होगी ना तो उसके अंदर इसका प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, देखता हूँ मेरे पास होगी सर आसिफ की बुक में, मैं आपको यहीं से पढ़वाता हूँ। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं।
घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। पूजा सिम्सन। भाई ये जब मैं कंपनी लॉ पढ़ता था ना, तो मैं जिस ग्रुप में था तो उधर एक बच्चे ने भेजी थी ये पीडीएफ। ये मत समझना कि मैंने इतनी ख्वारी की है खुद से। चैप्टर 3 ये रहा। अडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। आप लोग ये लिख के आए हो, वो चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लॉ, ये नहीं लिखना था भाई। ये लिखना था, कंपनी शैल पास बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, कमीशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीज। हाँ, तो तभी तो 5 मार्क्स का है भाई। तो 3 पॉइंट ये होता तो फिर 3 मार्क्स का होगा। ये पूछा है ना उसने, तभी 5 मार्क्स। ठीक है, रट्टा लगाया था इसका। मजे की बात, रट्टा लगाया भी था ना, तब भी तुम ये ऊपर वाला लिख के आए हो। सही कह रहा हूँ मैं। चलो भाई, ये मतलब 4 बच्चे पढ़ाता हूँ मैं, 4 के 4। 4 के 4, चारों का गलत हुआ है। चारों का गलत हुआ है। सारे लिख कर आ गए वो चेंज इन प्रिंसिपल लाइनअप में। थू। लानत देने का दिल चाह रहा है मेरा, बल्कि मैं दे भी चुका हूँ। दिख नहीं रहा होगा, मैं दे चुका हूँ लानत तुम लोगों को। तो तभी तो 5 मार्क्स का है भाई। देख रहे हो, गहराई देख रहे हो। यार ये होने चाहिए, वैसे ये सेशंस होने चाहिए यार, मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि ये जो सेशंस हैं ना ये होने चाहिए। अब ये है कि तुम लोग को पता चल जाएगा कि पेपर रुकने वाला है या पास होने वाला है। ये देखो, ये होती है गहराई। फिर हम बोलते हैं पेपर क्यों फेल हो गया, पेपर क्यों फेल, अबे ये ऐसे फेल हुआ है। ये देखो, चाहिए था सेशन, चाहिए था ना बच्चा, सॉल्यूशन चाहिए था ना, ये ले सॉल्यूशन आ गया। कर लो अब कुछ। Under the company that is the effect of non-participation of members in the UGM and evaluate the validity of the resolution passed at the meeting. Next one. UGM was convened by YTL on हाईलाइटर उठा ले भाई जान, ऑन 25 फरवरी 2026। ओ भाई साहब, 5 बजे। हाईलाइट कर लो उसको सबसे पहले। 25 फरवरी 2026, 5 बजे, शाम के 5, 5 PM। Consider and approve the aforesaid proposal. Out of 10 members, 3 members included Zia attended the meeting in person. Fareed, one of the members, had deposited a proxy in favor of Zia with the company secretary at 11 a.m. on 24th February 2026. Zia was the only member who voted against the proposal. सबसे पहले तो भाईजान कोरम देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? कोरम देखना पड़ेगा। कोरम पूरा है या नहीं है? कोरम पूरा है या नहीं है? कोरम की रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये अपनी अनलिस्टेड कंपनी है। पब्लिक कंपनी के लिए होता है मिनिमम 10 मेंबर्स विथ 25% वोटिंग पावर, एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए। और बाकी कंपनियों के लिए होता है 2 मेंबर्स प्रेजेंट और बाय प्रॉक्सी। मेंबर्स प्रेजेंट और प्रॉक्सी विद 25% वोटिंग पावर, है ना? यही होता है कोरम। कोरम देख लिया हमने, तो कोरम तो पूरा है। 3 मेंबर्स है। 3 मेंबर्स है, 10-10% सबके पास शेयर्स है, तो 30% वोटिंग पावर हो रही है, कोरम तो पूरा है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉक्सी जो है
ऑफ जिया विद द कंपनी 11 AM, कितने घंटे पहले? 25 फरवरी 5 बजे। तो 12 5, 12 5 17 17 और, सॉरी 24 फरवरी सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे 24 फरवरी को उसने प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाया, कुछ गड़बड़ है। और अगले दिन 5 बजे आपकी ईओजीएम है। तो हमें याद था कुछ ऐसी चीज थी कि प्रॉक्सी फॉर्म, ऐसी कोई चीज थी यार, मुझे याद आ रही है। प्रॉक्सी तो वैलिड ही नहीं है भाई। प्रॉक्सी तो वैलिड ही नहीं है। यार ये जो सवाल दिया है ना, इसमें तो दाग की कसम। क्या तो शुक्र है मेरा सीओ पास हो गया। Zia was the only member who voted against। अबे तो वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल तो बाद में बात होगी ना। तो पहले तो तू ये तो बता, कोरम कोरम ही पूरा नहीं है तुम्हारा, प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट गलत है। 48 आवर्स पहले लॉन्च होता है प्रॉक्सी फॉर्म, सबमिट कराना होता है कंपनी सेक्रेटरी को। तो आपने सबमिट कराया कितने घंटे, 48 आवर्स तो बन ही नहीं रहे ना। 2 दिन पहले। इसको अगर 5 PM 25 फरवरी को है ना, तो इसको 23 फरवरी 5 PM से पहले सबमिट कराना था। इसने करवाया 24 फरवरी सुबह 11 बजे। प्रॉक्सी गया। प्रॉक्सी इनवैलिड। ठीक है। अब प्रॉक्सी इनवैलिड हो गया तो मीटिंग भी इनवैलिड हो गई, कोरम है ही नहीं, 2 मेंबर्स तो हैं। पढ़वा देते हैं ना। ये मीटिंग वाले चैप्टर में 48 आवर्स है, तो प्रॉक्सी फॉर्म शैल बी फाइल्ड एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग टाइम। ठीक है। उसके बाद क्या देखा? फोरम। फोरम ये रहा, 2 मेंबर्स ऑल्सो रूलिंग हैविंग एटलीस्ट 25% वोटिंग पावर। इसमें ये नहीं कह रहा 2 मेंबर हों और 25% वोट, ये बोल रहा है 2 मेंबर भी हों और उनके पास 25% वोटिंग पावर भी हो। ठीक है। उसमें इसने ये तो नहीं बताया कि बाकी मेंबर जो 7 मेंबर हैं वो थ्रू वीडियो लिंक आए या थ्रू जो है वो प्रॉक्सी, तो एक ही आया है, वो प्रॉक्सी फॉर्म भी जो है ना उसने गलत टाइम पे दिया है। तो वो भी आपका वैलिड नहीं है। एटलीस्ट 48 आवर्स पहले देना था। अब क्या होगा? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है भाईजान? कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मीटिंग विल बी अर्जेंट। संडे अगले हफ्ते होगी, और इसी दिन पे होगी। अगर आज ट्यूसडे है, अगर फॉर एग्जाम्पल 25 फरवरी को, तो अगले हफ्ते के ट्यूसडे को ही होगी। और क्या थी अजाइनमेंट से? एक और चीज थी जो मैं भूल रहा हूँ।
और फिर अगर, अच्छा अगर फिर ये दो बंदे हुए, फिर अगर ये दो बंदे हुए तो फिर कोरम वही होगा। फिर कोरम ही दो बंदों का होगा, भले 20% वोटिंग पावर हो, जितने मेंबर आए थे यूजीएम पे वही होंगे, कोरम वही होगा। क्या सवाल था। चलो यार जल्दी जल्दी, अभी हमारा लास्ट सिनेरियो रहता है। लास्ट सिनेरियो है, इसको हम निपटा लेते हैं। तो ये है ना, इसको हम निपटा देख रहे हो यार, गहरा है देख, अभी तक मैं एक सिनेरियो ऐसा नहीं आया जो इसने हलवा दिया हो। सिनेरियो सारे जो है ना, देख के मुझे हैरानी हो रही है। Under the Companies Act 2017, specify all the conditions that must be satisfied by WRL before it can grant the proposed financial assistance to CBL। इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर से सवाल है, जितना मुझे लगता है। वाइट राइस लिमिटेड इज एन, अच्छा पब्लिक कंपनी जो है, अगर इन्वेस्टमेंट वाले तो पब्लिक कंपनी हाईलाइट कर लो, अनलिस्टेड को इतनी जरूरत नहीं है। इन द एक्सपोर्ट ऑफ राइस इन द प्रीवियस ईयर WRL acquired 15% शेयर होल्डिंग, 15 एसोसिएट हो गई। चारकोल बैग्स लिमिटेड एसोसिएटेड कंपनी भी हो गई, चारकोल बैग्स लिमिटेड, एंड नॉमिनेटेड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर्स ऑफ CBL। Based on Zephyr's recommendation, CEO plans to improve new machinery to improve the quality of bags supplied to WRL, and has requested WRL on 23rd February 2026 to provide financial assistance of rupees 50 million rupees for a period of 3 years। तो भाई इन फाइनेंशियल असिस्टेंस है इन फॉर्म ऑफ लोन, इन फॉर्म ऑफ लोन है। तो लोन के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती थी कि अपना रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टिकुलर्स होते थे, उसके पार्टिकुलर्स होते थे रिटन एग्रीमेंट के। फिर उसके बाद बोरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी, इंटरेस्ट शुड नॉट बी लेस देन द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है। और अपना ड्यू डिलीजेंस होनी चाहिए, लिख देते हैं ना नीचे। तो क्या था, रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट, वो रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन तो वो तो ऊपर था ना, वो तो आपको लेना ही लेना है, वो तो कुछ किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, ये लोन्स की है। तो इसके लिए तो आपको ऊपर के पर्टिकुलर्स वो भी आपको करने हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए वो भी चाहिए। और यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, बोरिंग फैसिलिटी, रिटन एग्रीमेंट। फिर दूसरा, सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी देन borrowing cost of WRL। ड्यू डिलीजेंस होनी चाहिए, ड्यू डिलीजेंस बिफोर, ड्यू डिलीजेंस होनी चाहिए। चौथा पॉइंट था कि अपना, यार क्या था चौथा पॉइंट, याद दिलाओ, याद दिलाओ। कि जो पेमेंट्स के लिहाज से था, पेमेंट्स शुड रिकवर्ड, रिकवर्ड सिस्टमेटिकली था, कुछ था यार। एक काम करते हैं ना, काम करते हैं ना, हम देख लेते हैं, बोल लेते हैं साथ।
बताओ बताओ, अब चलो अब चलो। ये देखो, रिटन एग्रीमेंट होगा ये, बट नेचर ऑफ लोन, पर्पस, पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, फीस और कमीशन, लाइक बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलीजेंस के साथ हुई है, रीपेड, एबिलिटी टू रीपे द लोन है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें दी, दी एंड हो गया। आखिरी सिनेरियो बहुत इजी था, आखिरी सिनेरियो बहुत इजी था, ये तो तुम सबने कर लिया। ठीक है, ये सिनेरियो बहुत इजी था, ये अगर नहीं किया ना तो अब कितनी बार लानत दूंगा मैं। खैर चलो, ठीक है यार, शहरी का टाइम हो रहा है, शहरी की तैयारियों में लगूंगा। ठीक है, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, इंशाल्लाह इसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, मोहब्बत तो मैं करता हूँ ना, तो तभी तो ये रखा है इतना बड़ा सेशन, इतना लंबा सेशन। अच्छा सुनो, मैं सेशन एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, तुम्हारे सवाल मैं बाद में देता हूँ, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई है।